हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम भी इस वीडियो में वेल्डिंग के बारे में सारा चीज़ देखेंगे। कैसे वेल्डिंग होता है, कितने प्रकार के वेल्डिंग होता है, कैसे किया जाता है, सारा चीज़ देखेंगे। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो वीडियो को देख सकते हैं। फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर वाले सभी इस वीडियो को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं जोड़। टाइप्स ऑफ ज्वाइंट। तो ज्वाइंट तीन प्रकार के होते हैं: परमानेंट ज्वाइंट, टेम्प्रोरी ज्वाइंट और सेमी परमानेंट ज्वाइंट। तो देखिए, परमानेंट ज्वाइंट मतलब अस्थायी ज्वाइंट वे वह जोड़ जिसमें कार्यखंड और बंधक दोनों खुलने पर प्रभावित हो। मतलब मान लीजिए आप यहाँ पे एक जोड़ बनाते हैं, ठीक है। अगर आप इस जोड़ को खोलना चाहते हैं तो ये आपका मान लीजिए एक ये वर्क पीस है, एक वर्क पीस ये है, ये दोनों को आप जोड़ दें यहाँ पे वेल्डिंग के मदद से, ठीक है। जब आप इसको अलग कीजिएगा तो दोनों में कुछ ना कुछ क्षति होगी। तो वही कह रहे दोनों प्रभावित हो तो उसे वेल्डिंग का तो उसे परमानेंट ज्वाइंट कहते हैं। परमानेंट ज्वाइंट का जो एग्जाम्पल है वो वेल्डिंग है। उसके बाद सेमी परमानेंट ज्वाइंट है और टेम्प्रोरी ज्वाइंट, ये दो ज्वाइंट है। तो हम पहले बात करेंगे टेम्प्रोरी ज्वाइंट मतलब अस्थायी ज्वाइंट। तो इसमें वह जोड़ होता है जिसमें कार्यखंड और बंधन दोनों प्रभावित नहीं होते हैं, ठीक है। नट बोल्ट, जैसे मान लीजिए एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है, अगर आप दोनों को नट बोल्ट के माध्यम से जोड़िएगा तो ये इसमें कोई प्रभावित नहीं होगा। जब आप इसको खोलिएगा तो दोनों में से कोई खराब नहीं होगा। तो ये आ जाता है टेम्प्रोरी ज्वाइंट और अस्थायी ज्वाइंट के अंतर्गत। नेक्स्ट जो है वो है सेमी परमानेंट ज्वाइंट मतलब अर्ध अस्थायी ज्वाइंट। तो इसमें कहता है वह जोड़ जिसमें कार्यखंड प्रभावित ना हो लेकिन बंधक प्रभावित हो। मतलब कहने का मतलब है आपके ये दो है, ठीक है, और ये आपका ये दोनों को आप जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो जिस माध्यम से जोड़ेंगे वो खराब हो, लेकिन इस दोनों में से कोई नहीं खराब होगा। तो जैसे कि अपने लोग अगर रिबेट से जोड़ते हैं, ये दो वर्क पीस है, अगर दोनों को अपने लोग रिबेट से जोड़ दिए तो जब इसको खोलेंगे तो मेरा रिबेट है वो ख़राब हो जाएगा। तो रिबेट ज्वाइंट कौन सा ज्वाइंट होता है? तो सेमी परमानेंट ज्वाइंट। ये आपसे सीधे सीधे पूछेगा कि अस्थायी ज्वाइंट कौन है, तो वेल्डिंग है। आपसे इसका एग्जाम्पल पूछा जाएगा। अस्थायी ज्वाइंट तो नट बोल्ट, सेमी परमानेंट ज्वाइंट मतलब अर्ध अस्थायी ज्वाइंट तो रिबेट है। चलिए आगे इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट वाइज पॉइंट सारा चीज़ है, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पॉइंट वाइज पॉइंट आपको पूरा वेल्डिंग बताने वाले। तो पहला पॉइंट है वेल्डिंग एक प्रक्रिया मतलब प्रक्रिया है जो चीज़ों को जोड़ने में काम आती है। वेल्डिंग एक प्रक्रिया है जो चीज़ों को जोड़ने में काम आती है। इस प्रक्रिया के संबंध में टुकड़े को गर्म करके या पिघला कर जोड़ा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है वेल्डिंग एक परमानेंट ज्वाइंट बनाता है, ठीक है। वेल्डिंग करने से पूर्व कार्यखंड को साफ करना चाहिए। मतलब आप जहाँ जिसको वेल्ड कर रहे हैं उसको साफ करेंगे, ठीक है। साफ करने के लिए एसीटोन तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड घोल का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए एक लोहा का वर्क पीस है, इसको अपने लोग वेल्डिंग करना है, इसको आप साफ़ करेंगे। तो साफ़ किससे करेंगे? तो एसीटोन और कार्बन टेट्राक्लोराइड के घोल से इसको साफ़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, नोट में लिखा हुआ है वेल्डिंग में फायर एग्जीक्यूटर के रूप में CO2 का प्रयोग करते हैं। अगर आग लग गया तो उसको बुझाने के लिए किसका उपयोग करेंगे? CO2 फायर एग्जीक्यूटर का। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए किया जाता है। CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड CTC एक फायर एग्जीक्यूटर का प्रकार है। इसका उपयोग किसके लिए करते हैं? तो इसका उपयोग करते हैं बिजली से लगी आग को बुझाने में। ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट है वेल्डिंग के जोड़ के प्रकार, ठीक है। जोड़ के प्रकार, टाइप्स ऑफ जोड़। वेल्डिंग जोड़ के प्रकार, पहला है बट जोड़। अगर आमने सामने रख कर वेल्डिंग करते हैं तो ये बट जोड़ हो जाता है, और ऊपर ऐसे चढ़ा देंगे तो ये ओवरलैप कहलाता है, ठीक है। और ये होता है टी ज्वाइंट। देखिए इसके दोनों एंगल में, दोनों साइड में 90 डिग्री का अगर एंगल बन रहा है तो इसको टी ज्वाइंट कहते हैं। नेक्स्ट कॉर्नर ज्वाइंट, दोनों कोना को ऐसे रख कर अगर वेल्डिंग करते हैं तो उसको कॉर्नर ज्वाइंट कहते हैं। और एल ज्वाइंट, जो एल आकार का होगा उसको एल ज्वाइंट कहते हैं। तो नेक्स्ट है फीलर मेटल के आधार पर वेल्डिंग के तीन प्रकार होते हैं। फीलर मतलब जो आप वेल्डिंग करते समय, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम गैस वेल्डिंग यूज कर रहे हैं और यहाँ पे एक फिलर मेटल डालते हैं, ठीक है, ताकि ये जो गैप है ये भर जाए। ये फिलर मेटल से भरा जाता है। तो फिलर मेटल के आधार पर तीन प्रकार होता है। एक होता है ऑटोजीनियस, होमोजीनियस और हाइड्रोजीनियस। कौन कौन होता है? वेल्डिंग फिलर मेटल के आधार पर वेल्डिंग तीन प्रकार के होते हैं: ऑटोजीनियस,
होमोजीनियस और हेड्रोजीनियस। तो देखिए ऑटोजीनियस वेल्डिंग में क्या होता है, वह वेल्डिंग जहां फिलर मेटल का प्रयोग नहीं किया जाता है, जहां हम लोग फिलर मेटल का प्रयोग नहीं करेंगे वो मेरा ऑटोजीनियस वेल्डिंग हो जाएगा। दूसरा है होमोजीनियस वेल्डिंग। देखिए वहाँ वह वेल्डिंग जहाँ पर कार्यखंड तथा फिलर मेटल दोनों समान है। मान लीजिए यहाँ पे अपने लोग वेल्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, जनरली गैस वेल्डिंग में फिलर मेटल का यूज होता है। यहाँ पे अपने लोग वेल्डिंग करेंगे, मान लीजिए ये लोहा का वर्क पीस है, तो यहाँ पे अपने लोग अगर लोहा का ही फिलर मेटल यूज करते हैं तो ये कौन हो जाएगा, होमोजीनियस वेल्डिंग हो जाएगा। मतलब फिलर मेटल और कार्यखंड समान रहेगा, समान पदार्थ का रहेगा, तो उसको होमोजीनियस वेल्डिंग कहेंगे। और जहाँ पे फिलर मेटल का यूज ही नहीं करेंगे उसको ऑटोजीनियस कहेंगे, और सेम फिलर मेटल का यूज करेंगे तो होमोजीनियस कहेंगे। एक होता है हाइड्रोजीनियस, वह वेल्डिंग जहाँ पर कार्यखंड तथा फिलर असमान होते हैं, फिलर पदार्थ। मान लीजिए ये मेरा वर्क पीस है एल्युमिनियम का, इस पे अगर हम कॉपर का फिलर मेटल का यूज कर रहे हैं तो ये कौन हो जाएगा, मेरा होमोजीनियस। देखिए सिंपली से याद रखिए आपको एक लाइन में, जहाँ पे फिलर मेटल का यूज नहीं करेंगे उसको क्या कहेंगे, ऑटोजीनियस। जहाँ पे समान फिलर मेटल और वर्क पीस दोनों समान पदार्थ रहेगा तो होमोजीनियस, और जहाँ पे अलग अलग रहेगा उसको हाइड्रोजीनियस कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे आप लोगों को बताते हैं। नेक्स्ट है वेल्डिंग के प्रकार कार्यखंड की अवस्था के आधार पर। तो इसमें दो होते हैं, ठीक है, कार्यखंड की अवस्था के आधार पर दो प्रकार के वेल्डिंग होता है। पहला होता है प्रेशर वेल्डिंग, दूसरा होता है नॉन प्रेशर वेल्डिंग, मतलब दाब वेल्डिंग, और दूसरा होता है दाब रहित वेल्डिंग। ठीक है, प्रेशर वेल्डिंग में अपने लोग दाब देकर वेल्डिंग करेंगे और नॉन प्रेशर वेल्डिंग में बिना दाब दिए वेल्डिंग करेंगे। तो इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले प्रेशर वेल्डिंग के बारे में बात करें तो प्रेशर वेल्डिंग, ठीक है, तो प्रेशर वेल्डिंग जो है, प्रेशर वेल्डिंग में दाब देकर वेल्डिंग किया जाता है। प्रेशर वेल्डिंग में दाब देकर वेल्डिंग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस वेल्डिंग में वर्क पीस द्रव अवस्था में नहीं आता है। इस वेल्डिंग में निष्क्रिय गैस का प्रयोग नहीं करते हैं, और इस वेल्डिंग में फिलर मेटल का प्रयोग नहीं करते हैं। देखिए कहने का मतलब है प्रेशर वेल्डिंग नाम से स्पष्ट है, तो इसमें प्रेशर देकर वेल्डिंग करेंगे, ठीक है। और जो मेरा वर्क पीस है, मान लीजिए एक वर्क पीस मेरा ये है और एक वर्क पीस मेरा ये है, जब हम इसको वेल्डिंग करेंगे तो इसको प्लास्टिक अवस्था तक गर्म करेंगे, ना कि पूरा द्रव की अवस्था में। जैसे अपने लोग इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, उसको पूरा एकदम पिघला देते हैं दोनों वर्क पीस को, और उसके बाद जोड़ते हैं। और ये जो होता है मेरा प्रेशर वेल्डिंग, इसमें क्या करते हैं, मान लीजिए ये एक मेरा वर्क पीस है और ये एक मेरा वर्क पीस है, ठीक है, इस दोनों को गर्म करेंगे, कितना, प्लास्टिक अवस्था तक का। उसके बाद इसको दाब देकर इसको ज्वाइंट कर देंगे, बहुत हैवी प्रेशर देंगे और उसके बाद इसको ज्वाइंट कर देंगे। दूसरा बात है, इसमें निष्क्रिय गैस का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें सील्डिंग गैस की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है और इसलिए इसको प्रयोग नहीं करते। दूसरी बात, अगली बात है फिलर मेटल। फिलर मेटल का हम यूज इसलिए नहीं करते क्योंकि प्रेशर वेल्डिंग में दोनों वर्क पीस को प्लास्टिक अवस्था तक गर्म करके अपने लोग प्रेशर से जोड़ते हैं, तो वहाँ पर अपने लोग को ज़रूरत ही नहीं पड़ता है फिलर मेटल का, इसलिए वहाँ पर फिलर मेटल का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं प्रेशर वेल्डिंग के प्रकार, तो प्रेशर वेल्डिंग दो प्रकार के होता है, एक होता है फोर्ज वेल्डिंग, एक होता है रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो फोर्ज वेल्डिंग जो होता है, लोहार सब को आप लोग देखे होइएगा, लोहारगिरी में जो वेल्डिंग होता है वो फोर्ज वेल्डिंग करते हैं। क्या करते हैं, एक भट्टी में वर्क पीस को गर्म कर लेते हैं। मान लीजिए ये दोनों वर्क पीस है, इसको गर्म कर लेंगे और यहाँ पे रखेंगे और इस पे रख के हथौड़ा से चोट मार मार के इसको चिपका देंगे, प्लास्टिक अवस्था तक रहेगा, उसको ठोक को वेल्ड किया जाता है। तो यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, फोर्ज वेल्डिंग। सिंपल सी बात, देखिए यहाँ आप लोग इतना याद रखिएगा, प्रेशर वेल्डिंग के दो प्रकार होते हैं, ठीक है, आप लोग इसका प्रकार पूछा जाएगा। एक होता है फोर्ज वेल्डिंग, दूसरा होता है रेजिस्टेंस वेल्डिंग। फोर्ज वेल्डिंग में क्या करते हैं, तो जो लोहारगिरी जो वेल्डिंग करता है लोहार सब, वो होता है कौन, फोर्ज वेल्डिंग। अब यहाँ पे फोर्ज वेल्डिंग के बारे में एक दो पॉइंट और दिया है कि फोर्ज वेल्डिंग में हथौड़े का प्रयोग करते हैं प्रेशर देने के लिए। फोर्ज वेल्डिंग में किसका उपयोग करते हैं, हथौड़े का, प्रेशर देने के लिए। अगला पॉइंट है, फोर्ज वेल्डिंग का सारा गुण प्रेशर वेल्डिंग का होता है। फोर्ज वेल्डिंग का जितना गुण होता है वो सारा का सारा गुण प्रेशर वेल्डिंग का होता है, क्योंकि यहाँ पे भी प्रेशर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस वेल्डिंग या प्रतिरोध वेल्डिंग। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में कहता है, प्रतिरोध वेल्डिंग में धारा का मान बढ़ने पर उष्मा का मान बढ़ता है। प्रतिरोध वेल्डिंग में धारा का मान बढ़ने पर उष्मा का मान बढ़ता है। जैसे मान लीजिए आप रेजिस्टेंस वेल्डिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप कौन सा ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे, ये क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, क्योंकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम करता है और धारा को बढ़ाता है।
तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में क्या करते हैं, रेजिस्टेंस वेल्डिंग में धारा का मान बढ़ाने से ऊष्मा का मान बढ़ता है। और नेक्स्ट पॉइंट है प्रेशर वेल्डिंग में, जहां दोनों वर्क पीस जुड़ते हैं प्रतिरोध वेल्डिंग के गुण के कारण ऊष्मा उत्पन्न होता है, प्रतिरोध वेल्डिंग के गुण के कारण ऊष्मा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग देख सकते हैं, रेजिस्टेंस वेल्डिंग में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्टेप अप, एक होता है स्टेप डाउन। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का, क्योंकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम करता है, ठीक है, और करंट को बढ़ाता है। और स्टेप अप, ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है वोल्टेज बढ़ाता है, करंट को कम करता है। तो अपने लोग के यहाँ पे करंट ज़्यादा चाहिए, इसलिए अपने लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस वेल्डिंग में लोह पदार्थ के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका तापमान कम होता है। देखिए रेजिस्टेंस वेल्डिंग किसके लिए करते हैं, तो जो लोह पदार्थ होता है उसके लिए रेजिस्टेंस वेल्डिंग का यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं लोहे पदार्थ के लिए ही, तो क्योंकि उसका तापमान कम होता है। नोट है कास्ट आयरन को वेल्डिंग करने से पहले गर्म करते हैं। देखिए कास्ट आयरन को जब वेल्डिंग करते हैं तो उससे पहले गर्म करते हैं। अब वेल्डिंग करने से पहले अगर गर्म करते हैं तो उसको प्री हीटिंग कहते हैं। अब वेल्डिंग करने के बाद जब गर्म करते हैं तो उसको पोस्ट हीटिंग कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहता है, कास्ट आयरन को वेल्डिंग करने से पहले गर्म करते हैं, मतलब उसको प्री हीटिंग करते हैं। अगर उसको प्री हीटिंग नहीं करेंगे और वेल्डिंग कर देंगे तो उसमें क्रैक आ जाएगी, दरारें उत्पन्न हो जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पे रेजिस्टेंस वेल्डिंग के प्रकार। रेजिस्टेंस वेल्डिंग के प्रकार है स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, फ्लश वेल्डिंग, बट वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, प्रेशर वेल्डिंग। ये सारा किसका प्रकार है, तो आपका रेजिस्टेंस वेल्डिंग का प्रकार है। आपको ये प्रकार याद रखना है, क्योंकि ये सारा चीज़ पूछा जाता है। तो कहेगा रेजिस्टेंस वेल्डिंग के कौन कौन से प्रकार है, तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग का प्रकार स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, फ्लश वेल्डिंग, बट वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग और प्रेशर वेल्डिंग। ये सारा के सारा किसका प्रकार है, तो आपका रेजिस्टेंस वेल्डिंग के प्रकार के अंतर्गत ये सारा आता है। सबसे पहला आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कौन है, स्पॉट वेल्डिंग। इस वीडियो में इतना ही तक रहने देते हैं, इसका अगला पार्ट आप लोगों को कल देखने को मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कल।